नमस्कार। आज हम एक ऐसे हालात के बारे में बात करेंगे जो चलिए मान लेते हैं कि अभी काल्पनिक है, लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक गंभीर चेतावनी है। जरा सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ जाए तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा का क्या होगा। आइए इस पूरी सिचुएशन को एक रणनीतिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, घर में बिजली नहीं है, आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पेट्रोल पंप पर बोर्ड लगा है नो फ्यूल, और घर पर खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। सुनने में ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? लेकिन ये एक हकीकत बन सकता है अगर हमारी ऊर्जा की लाइफलाइन, जो हजारों मील दूर से हम तक पहुंचती है, अचानक कट जाए। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम खाड़ी में युद्ध के काल्पनिक सिनेरियो को देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की सप्लाई का गला घोट सकता है। इसके बाद हम भारत की ऊर्जा लाइफलाइन पर नजर डालेंगे कि वो कितनी नाजुक है। फिर एक ऐसे सिनेरियो की बात करेंगे जहां देश में एनर्जी लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इस बड़े खतरे से बचने के लिए हमारे पास क्या रणनीतियां हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, खाड़ी में युद्ध, और ये समझते हैं कि कैसे एक इलाकाई चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। चलिए कल्पना करते हैं कि साल है 2026। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है और अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर देते हैं। ईरान का जवाब बहुत सीधा और असरदार होता है। वो दुनिया के सबसे जरूरी तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है और नतीजा, पूरी दुनिया की शिपिंग और सप्लाई चेन में समझिए एक झटके में भूचाल आ जाता है। सब कुछ लगभग ठप। और ईरान का यही कदम हमें इस संकट के बिल्कुल सेंटर में ले आता है, एक ग्लोबल चोक पॉइंट। ये एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज गुजरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या? देखिए, ये ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ता है। आप इसे एनर्जी का सुपर हाईवे समझ सकते हैं जिस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी दौड़ती है। और अगर ये हाईवे बंद हो जाए तो समझिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त हार्ट अटैक आ सकता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 20%, जी हाँ 20% हिस्सा इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब दुनिया में तेल की हर 5 बूंद में से 1 बूंद यहीं से होकर जाती है। भारत के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। तो सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो इसका असर कितना भयानक होगा। और इसका सबसे पहला असर दिखता है कीमतों पर। जैसे ही सप्लाई में रुकावट आती है, कच्चे तेल की कीमतें रातों रात 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल या शायद उससे भी कहीं ज्यादा पहुंच सकती हैं। ये एक ऐसा आर्थिक झटका है जो हर देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को अपने देश यानी भारत के संदर्भ में देखते हैं। हमारे अगले हिस्से में हम यही समझेंगे कि भारत की एनर्जी लाइफलाइन कितनी नाजुक है और हम इस तरह के संकट के लिए इतने वल्नरेबल यानी असुरक्षित क्यों हैं। ये जो आंकड़ा है ना, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को साफ साफ दिखाता है। भारत अपनी तेल की जरूरत का 85% से भी ज्यादा हिस्सा बाहर से मंगाता है, यानी इंपोर्ट करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी गाड़ियां, हमारे कारखाने, सब कुछ विदेशी तेल पर निर्भर है। हम एक ऐसी रस्सी पर चल रहे हैं जिसका दूसरा सिरा किसी और के हाथ में है। और जब वो रस्सी खिंचती है तो इसका असर हर घर में महसूस होता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ता है। रसोई गैस का सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाता है। किसानों के लिए ट्रैक्टर चलाना और खाद खरीदना महंगा हो जाता है। और इन सब का नतीजा, देश में महंगाई तेजी से बढ़ जाती है। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जिससे कोई नहीं बच सकता। तो अगर संकट इतना गहरा जाता है तो सरकार के पास क्या रास्ते बचते हैं? यहीं से हम अपने अगले सिनेरियो पर आते हैं, एक नेशनल एनर्जी लॉकडाउन। आइए देखते हैं कि ऐसे इमरजेंसी उपाय असल में कैसे दिख सकते हैं। और देखिए, इस बात को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि ऐसी सिचुएशन 1970 के दशक के तेल संकट जितनी ही गंभीर हो सकती है। वो एक ऐसा संकट था जिसने दुनिया भर में पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लगा दी थीं, आर्थिक मंदी ला दी थी और कई देशों में सामाजिक अशांति भी पैदा कर दी थी। ये इतिहास से मिली एक बहुत गंभीर चेतावनी है।
तो सरकार क्या ठोस कदम उठा सकती है? सोच कर देखिए, आपके शहर में तयशुदा घंटों के लिए बिजली कटौती हो रही है, यानी लोड शेडिंग। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बिजली की सप्लाई कम कर दी गई है ताकि जरूरी सेवाएं चलती रहें। आपको गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए एक तरह का राशन कार्ड दिया जा रहा है और ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस या ट्रेन का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सुनने में बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन देश को चलाते रहने के लिए ये जरूरी उपाय बन सकते हैं। अच्छा, अब जब हमने समस्या की गंभीरता को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए अब समाधानों की ओर बढ़ते हैं। हमारे इस आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि हम एक सुरक्षित भविष्य कैसे बना सकते हैं और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या रणनीतियां होनी चाहिए। देखिए, इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा। एक तरफ सरकार को अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी को और मजबूत करना होगा, मतलब सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर न रहकर रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे दूसरे इलाकों से भी तेल मंगाना होगा। देश में सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में निवेश को कई गुना बढ़ाना होगा और अपनी न्यूक्लियर पावर क्षमता को भी बढ़ाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ इसमें हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। हमें निजी स्तर पर ईंधन और बिजली बचानी होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। इन सभी रणनीतियों का, इन सभी कोशिशों का एक ही लक्ष्य है, भारत को बाहरी ऊर्जा झटकों के खिलाफ मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। हमें एक ऐसा लचीला सिस्टम बनाना होगा जो किसी भी ग्लोबल तूफान का सामना कर सके और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखे। और अंत में यही एक विचार करने वाला सवाल है, ये संकट आज भले ही काल्पनिक हो, पर क्या हमारी तैयारी भी काल्पनिक है? क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है।